हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश लेकर आ चुके हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये मात्र 3 गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये वाला जो है और ये वाला, यानी कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ये 2020 में 22 में सारे गद्यांश, जो 3 गद्यांश लेकर आया हूँ इस वीडियो में, 2020 में 22 में 23 में क्वेश्चन और 24 में आने का चांस है इसी का। ये तीनों गद्यांश बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा और इस तीनों का सलूशन इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कैसे गद्यांश मैं बता रहा हूँ कि आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में। सबसे पहले आपके राष्ट्र के जो स्वरूप चैप्टर है हिंदी में, इस चैप्टर से 3 ही गद्यांश सेलेक्ट किया गया है, जो कि वीवीआई गद्यांश से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी का आने का चांस है इस बार। इसलिए इस वीडियो में तीनों गद्यांश कंप्लीट करा देते हैं और गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक से समझना है, कैसे पहचानेंगे कौन से चैप्टर से ये गद्यांश दिया है, तो इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस गद्यांश को पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे पकड़ना है कि किस चैप्टर से ये गद्यांश दिया है। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहले पढ़िएगा कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो देखिए इसके बाद पढ़ेंगे कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, ठीक है। आगे देखिए, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो जैसे आपने इस गद्यांश को पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा चैप्टर का नाम कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिला होगा। जैसे कि ये देखिए, राष्ट्रीय जन लिखा है ना, राष्ट्रीय जन, तो ये चैप्टर का नाम ही ना है। जैसे कि आप राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर पढ़े हैं वही चैप्टर का नाम का छोटा सा अंश मिलेगा, तो आपको पकड़ लेना है कि किस चैप्टर से दिया है। इसमें प्रश्न जो पूछा रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसी 5 प्रश्न करेंगे तो 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कॉपी में कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे इसको हल करना है, बेस्ट तरीका समझिए। सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालिएगा। ऐसे संकेत लिखिएगा। क्या लिखना है? संकेत, कि कौन सा आप मतलब गद्यांश कर रहे हैं, दोनों में से अथवा में आएगा एक मेन में, तो दोनों में से कौन सा किए हैं ये आपको संकेत के माध्यम से बता देना है। जैसे कि लिखेंगे यहाँ पे 2 शब्द जन का प्रवाह लिख दीजिए, यहाँ तक 3 शब्द जन का प्रवाह लिखिएगा। इससे जन का प्रवाह, जन का प्रवाह ऐसे लिख दीजिएगा और बीच में डॉट डॉट कर दीजिएगा। ऐसे पूरा तो लिख नहीं पाएंगे, संकेत का मतलब छोटा सा एक संकेत देना होता है, ठीक है। निर्माण करना होता है, तो यहाँ पे करना होता है भी लिख सकते हैं, या निर्माण करना होता है यहाँ पे लिख दीजिएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे? निर्माण करना होता है, निर्माण करना होता है, ठीक है, करना होता है, ठीक है। ऐसे इस संकेत को लिख देना है, बढ़िया समझ समझ के लिखिए। इसके बाद इसमें प्रश्न जो पूछा है पहला कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देखिए ध्यान समझते चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिखिएगा इस तरीके से। पाठ का पहले नाम ब्लैक पेन से इस तरीके से, पाठ का नाम इस तरीके से लिख दीजिएगा, पाठ का नाम, फिर इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखिए लेखक का नाम। क्या लिखेंगे? लेखक, लेखक का नाम इस तरीके से, लेखक का नाम। और यहाँ पे ब्लू पेन से अब लिखना है बाबू, किस चैप्टर से है, तो राष्ट्र का स्वरूप जो आपका चैप्टर है, तो यहाँ पे पाठ का नाम लिख दीजिएगा। सॉरी, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ये हो गया चैप्टर का नाम। खड़ी पाई डाल दीजिए। ये राष्ट्रीय स्वरूप चैप्टर को किसने लिखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर
वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन लिखे हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखे हैं, अग्रवाल। ठीक है, ये हो जाएगा चैप्टर के लेखक। तो इस तरीके से आपको ये पहला प्रश्न लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। इसके ठीक बाद प्रश्न पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए जितने अंडरलाइन किया हुआ है इसमें उस लाइन की व्याख्या करके इसका भाव बता देना है बस। जैसे लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इस लाइन का आपको क्या करना है? भाव बता देना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आपको समझाने में मतलब ज्यादा टाइम ना लूं और आराम से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरे नंबर पे आपको हेडिंग लगा लेना है। ठीक है, और समझाते चलेंगे। लिख लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तब से लिखेंगे यहाँ पे देखिए। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। जितने में विश्व है और हमारा देश जो है भारत है, तो हमारा भारत देश एक अलग यूनिट राष्ट्र है। ऐसी मतलब जितने भी देश हैं अपना अपना खुद का राष्ट्र है। वही चीज कह रहा है इसमें कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास जो है निरंतर बदलता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला जो है निरंतर चलती रहती है। श्रृंखला जो है लगातार क्या होती रहेगी? चलती रहती है। और मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी चला गया, फिर दूसरा पीढ़ी चल रहा है, फिर ये भी चला जाएगा, तीसरा आएगा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। अपने राष्ट्र के साथ क्या होता है? यानी जुड़ा रहता है। वही कि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। वही कि हम भारत देश में है, हमारा अगली पीढ़ी आएगा तो वो भी भारत देश में ही होगा। ऐसे ही वही चीज कह रहा है। और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, अपना जो यहाँ पे निवास स्थान बनाया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है इसमें कि जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां मतलब होता है बाबू किरणें, कि जब तक सूर्य की रश्मियां, यानी कि कह रहा है कि प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन रोज रोज धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी, यानी कि किरणें आती रहेंगी पृथ्वी पर, तभी तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जैसे सूर्य की किरणें आना बंद हो जाएगी, सूर्य मतलब नहीं रहेगा, तो किरणें कहाँ से आएंगी? तो यहाँ पे जीना असंभव हो जाएगा इस धरती पे। वही गद्यांश के माध्यम में व्याख्या करने के लिए बोला गया था। आगे प्रश्न 3 नंबर कि राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य बनाया हुआ है, प्राप्त किया हुआ है? यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर समझिए 3 नंबर का, कि राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से, मतलब हम लोग तो इस वर्ष में मतलब अब ये 2000 का चल रहा है, 2000 से आगे चल रहा है 2023, ये 2000 पूरा 99 तक। ठीक है, 2099 के बाद ये अलग शताब्दी एक चेंज हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाया हुआ है। ठीक है, माता मानकर। अगला प्रश्न 4 नंबर कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? कह रहा है कि राष्ट्रीय जन मतलब होता है लोग। जब राष्ट्रीय जन में भारत में जो लोग हैं, ये इनका जीवन इस धरती पर कब तक अमर है बताइए। इस प्रश्न में उत्तर लिखेंगे इसका कि जब तक सूर्य की रश्मियां यानी कि जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवनदायी, यानी सूर्य की किरणें जब तक आएंगी ना तो जीवन देने का कार्य करेगी, सिद्ध होता रहेगा, तभी तक इस धरती पर लोग अमर हैं। और नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे जीना असंभव है। चलिए 5 नंबर, जन का जीवन किस तरह है? जन मतलब लोगों का जीवन यहाँ पृथ्वी पर कैसा बीत रहा है, किस तरह का है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि राष्ट्र के जन जितने भी अपने अपने देश के लोग हैं, अथवा कहेंगे कि निवासियों का सतत रूप से
चलते रहने वाला जीवन नदी के समान है, आना जाना लगा हुआ है इस पृथ्वी पर, ठीक है, लोगों आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। ये जो गद्यांश था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2015 में आया था, 20 में, 22 में, 23 के नहीं आया, लेकिन 24 में चांस बन रहा है इसका, क्योंकि 20 के बाद 22 आया, 22 के बाद 23 नहीं आया, 24 में आने का इसका वेरी मोस्ट चांस बन रहा है। आगे हम देखेंगे इसके बाद गद्यांश नंबर सेकंड। अभी 3 गद्यांश पढ़ के जाना है आप लोग, बढ़िया से समझ लेना है कि कैसे आपको तैयारी करना है बाबू, ठीक है। ये देखिए गद्यांश जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, गद्यांश ट्रिक समझेंगे, ठीक है ना। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत है। राष्ट्र का जो तीसरा अंग है, जन मतलब लोगों की संस्कृत है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रवास है, ठीक है। ये प्रश्वास है, ये प्रश्वास है, ठीक है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, ठीक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यदि भूमि और जन, यानी कि भूमि मतलब पृथ्वी, जन मतलब लोग, पृथ्वी और लोग अपनी संस्कृति से यानी कि विलरित कर दिए जाए तो, यानी कि अलग कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप जो है, मैं इस गद्यांश को थोड़ा यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, 2-3 लाइन छोड़ दिया हूँ, आप समझ जाएंगे कि कौन सा गद्यांश इसके आगे अपने बुक से। प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है, लास्ट में ये शब्द लिख दिया हूँ कि यहाँ तक का ये गद्यांश है, ठीक है। ये गद्यांश 2020 में आया है, 22 में। इसको कैसे सोल्व करना है तरीका समझिए, ट्रिक से समझिए। ये प्रश्न पूछे रहेगा, पार्ट के नाम पूछेगा, लेखक का नाम, तो ये आपको अच्छी से तैयारी है ही है। देखिए राष्ट्र वाला चैप्टर से दे दिया है, तो इसका मतलब राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से जुड़ा है। चलिए इसको सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आएगा, तो ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है। संकेत राष्ट्र का तीसरा ऐसे ही लिख दीजिएगा बाबू। लास्ट वाला जो मैं डॉट डॉट करके की संज्ञा संस्कृत है, की संज्ञा संस्कृत है, यही चीज लिखा हूं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न का कार्य कि पाठ का और लेखक का नाम बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको अच्छे तरीका बताते चल रहे हैं, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा ना तो आप हिंदी में फोड़ कर आइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, पाठ का नाम लिखिएगा ब्लैक पेन से, और चैप्टर का नाम है जो पाठ का राष्ट्र का स्वरूप से। सेकंड इसमें पूछा है कि लेखक का नाम बताइए, तो लेखक का नाम ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा डॉक्टर वासुदेव सागरवाल जी के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। 2 नंबर तो क्लियर यहीं से हो गया। आगे प्रश्न पूछा है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें गद्यांश में, इसकी व्याख्या बताइए, क्या कह रहा है इसका मतलब, ठीक है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना यानी कमबद्ध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की क्या है, वृद्धि संभव है, विकास संभव है। चलिए इसकी हेडिंग लगाएंगे, दूसरा प्रश्न का रेखांकित अंश की व्याख्या। समझ रहे हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा ऐसे। इसके बाद लिखेंगे वास्तव में संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है। वास्तव में जो संस्कृत है ये मनुष्य का क्या है, दिमाग ही है, मस्तिष्क ही है, और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए मनुष्य का जो अंग है, ये दिमाग वाला जो है ना भाग, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शरीर के हिस्से का, और मनुष्य शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जो मनुष्य का शरीर है ये दिमाग के कहने के ही अनुसार इसको चलता है, मतलब ये दिमाग जो कहता है उसी के कहने के आदेशानुसार ये चलता है, करता है, ठीक है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, यानी कि जो हमारा सिर है गर्दन के ऊपर, अगर हम बात माने उसको, तो उसको हम व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, मनुष्य नहीं कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। मस्तिष्क नहीं रहेगा तो भी केवल सिर रहेगा तो भी नहीं कहलाएगा, और न ही सिर के निचले हिस्सा को हम मनुष्य कह सकते हैं, यानी कि दोनों को कंबाइन रहना अनिवार्य है। उसी प्रकार संस्कृत के बिना भी मानव का जीवन क्या है, कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए संस्कृत के विकास
और उसकी उन्नति में ही विकास, राष्ट्र की विकास, उन्नति और समृद्धि की निहित है, यानी कि जुड़ा हुआ, एक दूसरे के बिना ये मतलब कि शाब्दिक बैठ नहीं पाएगा, इसलिए दोनों का संयोजन यहाँ पे आवश्यक है। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिए। इसके बाद प्रश्न 3 नंबर करेंगे, भूमि और जन के अतिरिक्त, करेंगे भूमि और लोग, इसके अतिरिक्त राष्ट्र में क्या और महत्वपूर्ण है ये बताइए। कि जब पृथ्वी है, इसके बाद लोग हैं, ये तो दो चीजों को छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त राष्ट्र में क्या और महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। तो चलिए इसको समझ लीजिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न की, राष्ट्र के समग्र रूप में, राष्ट्र के समग्र रूप में अगर हमारा जो राष्ट्र है भारत देश में, मान लीजिए इसके समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ, ठीक, भूमि तो है ही है, लोग तो है ही हैं, इसके साथ साथ जन की संस्कृति भी है, जो हमारा क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृति बनाए रखना अति महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में बताना था। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, बताइए कि हमारे देश की विकास कैसे होगा, ये कैसे संभव हो सकता है। तो प्रश्न का उत्तर देखिए कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव हो पाती है। समझे, इस प्रश्न का उत्तर जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा उस तरीके से आंसर देना है, टू द पॉइंट देना है। 5 नंबर क्वेश्चन, जन का मस्तिष्क क्या है, लोगों का मस्तिष्क क्या है। तो मैंने अभी गद्यांश में बताया है कि लोगों का मस्तिष्क संस्कृत है। कह रहा है ना कि राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है, तो ये संस्कृत ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जन का मस्तिष्क केवल क्या है, संस्कृत है। ऐसे ही टू द पॉइंट लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में। आप बढ़िया से कॉपी रिप्रेजेंट अगर करने आ जाता है तो ठीक है। आगे के देखते हैं गद्यांश, नेक्स्ट गद्यांश जो कि 3rd नंबर। ये गद्यांश बढ़िया से पढ़ के जाइएगा बाबू, एक एक गद्यांश आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 2022-24 नेक्स्ट फ्यूचर बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd कि राष्ट्रीय, यहाँ पे लिखा है ना राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से ये भी है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण जो अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है जो व्यक्ति सहृदय है। यहाँ पे देखिए इस गद्यांश को मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन को हाइड कर दिया है, यानी कि इसको डॉट डॉट करके लिख दिया हूँ, राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार है, यानी कि यहाँ तक ये गद्यांश है। और ये गद्यांश IMP है, 2020 में 2022 में पूछा गया था और 2024 में इसका काफी चांस है ताकि ये आएगा इस बार, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम बताइए। तो इसमें तो आपको बता ही दिए हैं, राष्ट्र के स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के ये चैप्टर लिखा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, सहृदय आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। चलिए कॉपी पे इसको बताते हैं बेस्ट तरीका से, देख रहे हैं ना, ये रही आपकी कॉपी, ठीक है, और समझिए कैसे इसको सॉल्व करना है बाबू। चलिए ये तो प्रश्नोत्तर संख्या कितने में, 3 नंबर में ही आएगा। संकेत आपको बता ही दिया हूं, संकेत में साहित्य, कला, बीच में डॉट डॉट करके के लिए स्वास्थ्यकार है, ये चीज लिख लेंगे ना। हाँ ठीक ठीक, आगे चलिए। प्रश्न नंबर पहला में बाबू देखिए, पाठ का नाम ब्लैक पेन से राष्ट्र के स्वरूप से लिखिएगा। लेखक का नाम जो है, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो ये आपने 2 नंबर का कार्य कर लिया, ठीक है। ये छोटा सा 2 लाइन है, अगर आप चाहेंगे तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसके जगह पे संदर्भ भी लिख सकते हैं, जिस संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी के यानी गद्य साहित्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से, जिसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये उद्धृत हैं। चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए पूरा जो अंडरलाइन किया हुआ यहाँ तक, इस लाइन का मतलब क्या है, इसको व्याख्या के रूप में बताना है। जैसे कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। चलिए इसको बताते हैं कैसे, एक एक लाइन का भाव समझिए तभी तो बढ़िया से याद हो पाएगा। चलिए देखिए, पहले हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या,
ठीक है। लिखेंगे कि लेखक का कहना है, या लेखक कहता है, या लेखक का कहना है, दोनों का आशय एक ही हुआ। लेखक का कहना है कि एक ही राष्ट्र में, यानी कि एक ही देश में अनेकों संस्कृतियां फलती फूलती हैं, ठीक है। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने सहृदय के उल्लास को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों से में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है, यहीं तक है। तो इस लाइंस का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए कि यानी कि प्रकट किया करते हैं साहित्य, कला, नृत्य, गीत, ठीक है, इत्यादि जितने भी हैं इसमें संस्कृत से जुड़ा हुआ, ये संस्कृत के विविध अंग हैं। क्या है? विविध अंग है, मतलब अलग अलग प्रकार के, ये सभी उन्हीं का अंग है संस्कृत का। अब देखिए, इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। संपूर्ण लोगों के आत्मा में ये क्या है? विद्यमान है पहले से। इसी के बारे में आप देखिए, यहाँ से इस लाइन का भाव आप अपने से भी पढ़ के बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इतना ही मैं बताया हूँ, इसके आगे आप पढ़ के और चाहेंगे तो इसका अर्थ बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 3rd नंबर, यहाँ पे देखिए सहृदय लिखे, बट यहाँ पे संस्कृत होगा, ठीक है, कि संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? कौन संस्कृत के आनंद पक्ष को एक्सेप्ट करता है? 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, लिखेंगे कि सहृदय व्यक्ति ही, जो सहृदय व्यक्ति होता है ना, वही सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जितने भी संस्कृत के अंग हैं उन सबको आनंदित होकर के उस पक्ष को एक्सेप्ट करता है। अगला प्रश्न 4 नंबर, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक और राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, ये बताइए। चलिए समझ लीजिए प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने विविध संस्कृत वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत, मतलब एकता के स्वरूप पर प्रकाश डाला है, ठीक है। जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे जवाब देना है, ठीक है। आगे प्रश्न 5 नंबर कह रहा है कि मानसिक तथा स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ बताइए। पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो सभी क्वेश्चन तो बड़े बड़े ही पूछा गया था गद्यांश से, लेकिन लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, छोटा पूछ देता है, ताकि यहाँ से पूछ देगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा है ना कि मानसिक और स्वास्थ्यकर का अर्थ बताइए कि इसका मतलब क्या होता है, तो पूछेगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। एक एक लाइन का है, देखिए मानसिक का अर्थ लिख दीजिए इस तरीके से कि मन से उत्पन्न होना, जो अपने मन से कोई कार्य करते हैं ना तो वो सफलता पूर्वक होता है, ठीक है। मन जो करेगा, इच्छा दिल से करेंगे तो वही 100% उसमें हम सफलता पाते हैं, तो वही मानसिक का रूप मन से उत्पन्न होना। और स्वास्थ्यकर का मतलब होता है यानी कि तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला, यानी कि फिटनेस को प्रोवाइड करने वाला, तो स्वास्थ्यकर में यानी कि ये आता है। कि ये प्रश्न का जितने भी प्रश्न का मैंने बताया है अच्छे से लिखते हैं। ये गद्यांश जो था, मैं 3 गद्यांश को एक वीडियो में बताया है जो कि राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से ये था, और ये तीनों गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तैयारी कीजिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में। इसमें से तो 100% आपको एक देखने को ही मिलेगा। और इसका PDF अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसमें ज्वाइन होना है, टेलीग्राम भी दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तीनों का मिलेगा। तीनों में जुड़ जाइए और हम वहाँ पे सेंड कर देंगे, अच्छे से PDF सेंड करेंगे, तैयारी की करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपके जो अशोक के फूल वाला जो चैप्टर है, उसी चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, मतलब पूरे आपके चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, इसके बाद पद्यांश चालू करेंगे, जीवन परिचय, पूरा आपको हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।